हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम काव्य विधि के अंतर्गत जो निर्धारित कवि दिए गए हैं उनमें हम एमसीक्यूज को देखेंगे। इस वीडियो में हम 500 एमसीक्यूज की हमारी ये सीरीज चल रही है। जो पूरे जो लेखक दिए गए हैं उन सबको मिलाकर हम 500 प्लस एमसीक्यूज को देखेंगे और उसमें ये पार्ट 2 है। यदि आप इस जो सीरीज है उसमें एमसीक्यू और जो थ्योरी है वो दोनों पार्ट को करते हैं तो आप जो पेपर 2 है उसमें 90% अंक आसानी से सुनिश्चित कर सकते हो जब आप चीज़ों को याद कर पाओगे। इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था जिसमें हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनको डिस्कस किया था, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड होगा। मतलब इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो लगभग हम इनमें 62 क्वेश्चन करेंगे, 60 प्लस क्वेश्चन करेंगे, तो लगभग 62 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो आपने यदि इससे पहले जो थ्योरीज वाली इसकी वीडियोस है उसको नहीं देखा है तो पहले आप थ्योरी वाली वीडियो देख लोगे। यहाँ देखिए जो पार्ट नंबर 2 है मैथिली शरण गुप्त, उसको देखोगे थ्योरी वाली, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो एमसीक्यूज हैं उसमें उतने क्वेश्चन तो मैं नहीं बना पाता, लेकिन यहाँ थ्योरी जो है उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे थ्योरी रूप में। तो इस वीडियो को जरूर देख लोगे और इसके सारे जो वीडियोज है उनको भी आप फॉलो कर लोगे यदि आप पेपर 2 में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो। इन सारे जो वीडियोज है उन सबको यदि आप एक जगह देखना चाहते हो तो ये हमारा प्लेलिस्ट है जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 करके, जिसका मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसे मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। तो इस जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरव ऑफिशियल। यदि आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर लो या फिर मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से मुझसे बात करना चाहते हो तो ये मेरा यूजर नेम है या यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम। तो चलिए अब हमारी जो प्रश्न है उसको हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है कि मैथिली शरण गुप्त है उनका जन्म कहाँ हुआ था। जन्म उनसे पूछा रहा है। तो मैंने जो वीडियो था उसमें बताया था कि इनका जन्म स्थान चिरगांव में हुआ था। अब चिरगांव कहाँ है, तो चिरगांव जो है वो इनका उत्तर प्रदेश में है। चिरगांव जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो इनका जन्म यूपी में हुआ था, और यूपी में कहाँ, तो चिरगांव में हुआ था। और इनका जन्म यदि तिथि पूछ लिया जाए तो इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। और 1886 में कब, तो 3 अगस्त भी आपको याद रखना है, 3 अगस्त, क्योंकि इनका जो जन्म दिवस है उसी दिन हम जो है वो कवि दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो कवि दिवस भारत में इनके जन्म पे ही कहा जाता है, क्योंकि इन्हें जो है वो राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि कहा जाता है क्यों? महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा था, और जो महात्मा गांधी है उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है और राष्ट्रकवि जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। और राष्ट्रपिता जो राष्ट्रकवि किसने कहा था इनको, तो वो राष्ट्रकवि महात्मा गांधी ने कहा था। ये बातें आपको याद रखनी है। यदि इनकी मृत्यु की बात करें कि इनका जन्म तो 1886 ईस्वी में हुआ था, तो इनकी मृत्यु आखिर कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो आज़ादी के बाद 1964 ईस्वी में हुई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो वो 1964 ईस्वी में हुई थी। और इनके माता पिता का नाम तो सामान्यतः जो है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो उन सब चीज़ों पे आप डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इनके गुरु का नाम आप याद रखें, प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है जो इनके जो गुरु हैं उनका नाम था। इन्हीं के जो गुरु के प्रभाव में आकर उन्होंने जो खड़ी बोली है उनमें रचनाएं करनी आरंभ की थी। और इनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली मैंने आपको बता दिया। ये किस काल के युद्ध है, तो ये द्विवेदी युग के ही जो कवि हैं। इनकी यदि प्रमुख रचनाओं में बात करें तो भारती जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका प्रकाशन वर्ष भी आपसे पूछा जाएगा। तो भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, 1912। उसके बाद द्वापर आता है, जयद्रथ वध हो गया, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, विश्ववेदना, कई सारे इन्हें जो है वो रचनाएं बहुत सारी की हैं। अब बाकी हम सबको एक एक करके एमसीक्यूज के सहारे देख लेंगे। इनको 3 अवार्ड में मिला है। जो अवार्ड है वो भी पूछा जाता है, तो पुरस्कार इन्हें मिला है हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार जो कि इन्हें साकेत के लिए मिला है। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है साकेत महाकाव्य, उसके लिए मिला है, जो कि 1935 ईस्वी में मिला था। ये भी आपको डेट भी याद रखनी है, 1935 ईस्वी में। उसके बाद मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था, ये भी साकेत के लिए ही मिला था। उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1937 ईस्वी में इन्हें सम्मान मिला। साहित्य वाचस्पति के सम्मान है, ये भी उन्हें मिला। और बाद में उन्हें 1954 ईस्वी में
जब पद्म भूषण जो है वो स्टार्ट हुआ तो इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था 1954 ईस्वी में। तो अभी के लिए इतने याद रखें, बाकी जब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते चलेंगे तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि गुप्त जी का जन्म कब हुआ था। तो अभी हमने डिस्कस किया 1886 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। गुप्त जी का जो जन्म हुआ था वो 1886 ईस्वी में हुआ था। अब जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो पूछा जा रहा है कि खड़ी बोली में काव्य रचना करने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन जो है वो मैथिली शरण गुप्त को वो कहाँ से मिली थी। तो मैंने बताया था कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जो इनके गुरु थे, उन्हीं से मिली थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती का प्रकाशन जो है वो किस वर्ष हुआ। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो भारत भारती का प्रकाशन 1912, 1914, 1916, 1918। तो मैंने बताया 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो 1912 आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा 1912। जो 13 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी का जो उत्तर प्रदेश चिरगांव है वहां पे मैथिली शरण गुप्त है, उनका जन्म हुआ था। और ये काफी प्रसिद्ध जो है वो और प्रभावशाली लोकप्रिय रचनाओं में से जो है वो रचनाएं करते थे। इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि अनेक जो कथानक है उनका स्वर उत्तर आता है। हिंदी की खड़ी बोली में रचना करके गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण पड़ाव के सामने खड़े हैं। उन्होंने 1912 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत, ये याद रखना, जो राष्ट्रीय भावना है, तो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर जो इनकी कविता है भारत भारती, उसकी रचना प्रकाशन किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में। इसमें क्या है, तो राष्ट्रीय भावना की चीजें हैं। मैथिली शरण गुप्त है, उनको गांधी जी के द्वारा राष्ट्र कवि कहा गया था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी को 1954 ईस्वी में पद्म भूषण मिला था। मैंने पहले भी बताया। साकेत जो है वो इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें जो लक्ष्मण जी हैं, भगवान राम के भाई लक्ष्मण, उनकी पत्नी जो है वो उर्मिला की जो नायिका बनाकर राम कथा कहा गया है। तो साकेत में राम कथा कही गई है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को जो है वो नायिका बनाकर। इनके यदि अन्य प्रमुख रचनाओं में बात करें तो जयद्रथ वध, विकट वध, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैतालिक, कुणाल, यशोधरा, पंचवटी, हिंडीबा, अर्जुन विसर्जन, कवाल कर्म। उसके बाद साकेत जो है वो एक महाकाव्य है। उसके बाद जो गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने एक ट्रांसलेट भी किया है, पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध, उसके बाद वृत्त संहार। तो ये 3 जो है वो ट्रांसलेटेड है। बाकी मैंने जो वीडियो अपना डिटेल से बनाया था उसमें सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है। तो इन सब चीज़ों को भी आप याद रखोगे, क्योंकि ये जो सवाल है वो पूछे जाते हैं यहाँ से। यहाँ जो मैं हर एक चीज़ें बता रहा हूँ वहाँ से सवाल आता है। जो यशोधरा की नायिका कौन है, तो गौतम बुद्ध की जो पत्नी यशोधरा है वो यशोधरा की नायिका है। किसान में एक सामान्य जो किसान का जीवन है उसके संघर्ष को बताया गया है। उसी तरह से जो रंग में भंग है, इसमें राजपूतों की जो आन है, राजपूतों की आन है, राजपूतों की शान है, उसकी कथा को बताया गया है। जैनी जो है वो मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, मैंने बताया था कि जब रचनाएं, जो पद लिखी जाती हैं वो यदि एक दूसरे से संबंधित हो तो वो प्रबंध काव्य कहा जाता है, और एक दूसरे से रिलेट ना रखती हो तो वो मुक्तक काव्य कहा जाता है। तो जो जैनी है वो कार्ल मार्क्स है, उसकी पुत्री जैनी है, उस पर लिखा गया था। और उसके बाद जो मैथिली शरण गुप्त की जो प्रथम पुस्तक है रंग में भंग, का प्रकाशन जो है वो 1909 ईस्वी में हुआ था। किंतु जो इसके ख्याति जो है वो मूलतः मूल आधार जो है वो भारत भारती ही बना था, जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लेकिन इनकी पहली जो है वो कौन है, रंग भंग। उसमें क्या लिखा गया है, तो उसमें राजपूती जो आन है, राजपूती जो शान है, उनके बारे में बताया गया है। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नाम के 3 नाटक भी लिखे हैं। कौन कौन नाम के, तो तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नाम से। प्रायः सभी प्रकार की प्रगति और मुक्तक भी लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। यदि पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना कि ये राम भक्त के कवि है। गुप्त जी की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो कलकत्ता से निकलती थी, और निकलने वाली जो वैश्योपकारक, ठीक है, वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। कलकत्ता से निकलने वाली उनकी रचनाएं यहीं प्रकाशित होती थी। बाद में इनका परिचय जो है वो आचार्य जो महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ, और इनकी जो रचनाएं हैं वो जो सरस्वती जो इनकी जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित होने लगी। और इसके बाद ही मैथिली जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इनके प्रभाव में ही आकर उन्होंने जो खड़ी बोली है उनका जो प्रयोग है करने लगा। अपनी जो रचनाएं हैं उनमें खड़ी बोली का प्रयोग करने लगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत भारती ने किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है।
तो आप देखें कि राष्ट्रीय भावना इसमें होती है, मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से आंसर बन जाएगा, राष्ट्रीय भावना। नेक्स्ट है कि राजपूती आन की कथा जो है वो कहाँ मिलती है? तो रंग में भंग में मिलती है, जिसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था। तो कौन में मिलती है? तो रंग में भंग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तभी बता रहा हूँ, तो सारी चीजों को आपको याद रखना है। चीरगांव किस कवि का जन्म स्थल है? तो मैंने पहले ही बता दिया है, जो मैथिली शरण गुप्त है उनका जन्म स्थल है। 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान के रचनाकार कौन है? तो मैंने बताया कि किसान का जो संघर्ष होता है उस पर चर्चा की है। तो किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग में भंग नामक जो काव्य कृति है इसके रचयिता कौन है? तो रंग में भंग के कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। भारत में प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को, भारत में प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस मनाई जाती है। वो किसकी जयंती पे मनाई जाती है? तो मैथिली शरण गुप्त की जो जयंती है उन पे मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ से सही हो जाएगा। तो आपको एक याद रखना है, भारत सरकार ने मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया? तो पहला जो पद्म भूषण सम्मान था वो 1954 में ही स्टार्ट हुआ था। तो 1954 में ही से इन्हें पद्म भूषण मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो पहली खड़ी बोली की कविता है, उनकी जो पहली खड़ी बोली की कविता है वो हेमंत शीर्षक से 1907 ईस्वी में किस पत्रिका में छपी थी? तो वो कौन सी पत्रिका थी? तो वो सरस्वती पत्रिका थी। ठीक है, आचार्य जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है उनकी पत्रिका सरस्वती में। इंदु जो है वो जयशंकर प्रसाद की पत्रिका थी, और हंस जो है वो प्रेमचंद्र इसमें लिखा करते थे, और एक आलोचना जो है वो हिंदी की ही एक पत्रिका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना कौन सी नहीं है? तो सिद्धराज जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की है, हिडिंबा जो है वो भी मैथिली शरण गुप्त नहीं लिखा है, लेकिन कृषक कृनंदन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ये मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। इसकी जो रचना है वो किसने की है? तो इसकी रचना गया प्रसाद शुक्ल ने की है। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल ने इनकी रचना की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ये आपको याद रखनी है। एक जगह मैंने यहाँ पे सारी रचनाएं लिख दी है, जितनी भी कृतियां दी गई है, मैंने ये वीडियो जो बनाया था उसमें ही इस तरह से मैंने बताया था। तो इनकी जितनी रचनाएं हैं वहां पे आपको मिल जाएगी। जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और उद्धर्य, अजीत, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वी पुत्र, वक्षहार, शकुंतला, विश्व वेदना, राजा प्रजा, विष्णु प्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदर्शी, दवोदास, उसके बाद भूमि भाग। तो ये काव्य खंड इनके हैं, इनकी कविताएं हैं। तो इनको प्रयास करें कि आपको बस एक याद हो जाए, जिससे आप ऑप्शन को छाड़ सकें। इनके 2 महाकाव्य है, जो एक साकेत हो गया और दूसरा यशोधरा हो गया। दोनों का जो डेट है वो भी याद रखें, 1931 और 1932, दोनों को डेट याद रखें। और जो जितने भी मैंने काव्य रचनाएं यहाँ पे बताई उनको याद रख लें। उनके बाद यदि इनकी कुछ जो ट्रांसलेटेड रचनाओं में बात करें तो बंगाली से मेघनाथ वध किया है, विहिर व्रज गाना किया है जो कि माइकल मधुसूदन के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो पलासी का युद्ध है नवीन चंद्र सेन का, उसका भी इन्होंने अनुवाद किया है। उसके बाद यदि कुछ इनके संस्कृतों में बात करें तो स्वप्नवासवदता, प्रतिमा, अभिषेक, अभिमारक, उसके बाद रत्नावली, इन सब की इन्होंने अनुवाद किया है। उसके बाद फारसी में रुबैया उर खयाम, उसका उन्होंने अनुवाद किया है। कविताओं संग्रह जो है वो उच्छावास, इनका जो कविताओं का संग्रह है उसे उच्छावास कहते हैं। इनके जो पत्रों का संग्रह है उसे पत्रावली कहते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और आगे जो है इनकी कई सारे रचनाएं हैं, जैसे इनमें नाटक कई लिखे हैं, जैसे रंग में भंग हो गया, नाटक 1909 हो गया, राजा प्रजा, वन वैद, विकट वध, व्रीहिणी, वैतालिका, सगरी, सैरंध्री, उसके बाद स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू, चंद्रहास। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और उनके बाद इनके कई सारे अनुदित नाटक है, जैसे स्वप्नवाद स्वच्छता, प्रतिमा, अभिषेक, अविकारम, इन सबको जो है वो नाटकों का इन्होंने अनुवाद भी किया है। मैथिली शरण गुप्त जो ग्रंथावली है वो मौलिक तथा अनुदित जो ट्रांसलेटेड है उसका समग्र संग्रह इनकी कृतियों का मिलता है, जो कि 12 खंडों में विभाजित है। तो मैथिली शरण गुप्त की जो ग्रंथावली है वो कितने खंडों में विभाजित है? तो 12 खंडों में, ये आपको याद रखना है। इनकी 2 फुटकल रचनाएं भी मिलती है, दोनों मंगल घाट जो है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक में संग्रहित है। तो ये कौन सी है फुटकल रचनाएं? तो केशव की कथा और स्वर्ग सहोदर,
तो स्वर्ग सहोदर और केशव की कथा इनकी रचनाएं हैं। जो ये सारे नाटक जो लिखे हैं, जो 4 के 4 नाटक लिखे हैं जो कि भास के नाटकों पर आधारित है, तो ये आपको याद रखना है। ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया था काफ़ी डिटेल वे में, ये जो पूरा स्लाइड है इस सबको एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लोगे। उसका जो लिंक है वो आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो जयद्रथ वध है वो क्या है। जयद्रथ वध महाकाव्य है, प्रखंड खंड काव्य है या फिर प्रबंध काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इनकी जो जो जयद्रथ वध है ये खंड काव्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, लेकिन क्रम में ये बी है तो खंड काव्य हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था, और मैथिली शरण गुप्त के प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़ दिया जाए तो जयद्रथ वध का जो सबसे प्रसिद्धि रही और जो हिरी गीत का छंद में रचित यह एक खंड काव्य है, तो आपको यह खंड काव्य है याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक जो सर्ग है वो कौन सा है। सर्ग मतलब कुछ नहीं, चैप्टर होता है, तो कौन सा साकेत का चैप्टर है वो सर्वाधिक मार्मिक है, सर्वाधिक दुखदायक है, तो उसके 9वां जो नवम सर्ग है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ये सबसे अधिक मार्मिक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है कि मैथिली शरण गुप्त कृत जो साकेत है वो महाकाव्य का 9वां सर्ग जो है वो सर्वाधिक मार्मिक है। जो साकेत है उसमें 12 सर्ग आपको मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना है कि साकेत में टोटल 12 सर्ग मिले, जिसका रचनाकार 1916 से लेके 1932 तक मिलता है। जो इनकी जो पूर्ति होती है, जो पूर्णतः ये खत्म होती है वो 1932 में होती है। साकेत की संपूर्ण कथा का जो केंद्र है वो क्या है, तो उर्मिला है जो लक्ष्मण की पत्नी थी। आरंभ में उनका नाम जो उर्मिला उत्ताप अर्थात उर्मिला काव्य रखा गया था, क्योंकि महाकवि रविंद्रनाथ ने बांग्ला भाषा में लिखी गई अपने निबंध काव्य उपेक्षिता में राम कथा में अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला के प्रति भारतीय कविताओं में उपेक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट किया था, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख द्वारा हिंदी कविताओं से अनुरोध किया था कि वह इस अपेक्षा को दूर करे। अपने काव्य गुरु द्विवेदी जो है उनके सपनों को पूरा करते हुए उन्होंने जो संकेत पाकर गुप्त जी ने जो है वो साकेत लिखना आरंभ किया। इसका सीधा सा अर्थ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला, उसका जो है वो जो स्थान मिलना चाहिए था काव्य में, जो कविताओं में इनको स्थान मिलना चाहिए था, जो साहित्य में इनको स्थान मिलना चाहिए था, वो इनको स्थान नहीं मिल पाया था, जिसको कई सारे कवि हैं, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, इन सब ने उसको उजागर किया था। उसकी ओर जो कवि हैं उनको ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। जो इनके गुरु थे महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इन्होंने भी जो एक रचना ही लिखी थी कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इस नाम से लिखी थी कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, मतलब उर्मिला के बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, कवियों ने कुछ नहीं लिखा है, इन पर इनका विचार था। तो इससे संकेत पाकर उन्होंने जो साकेत को लिखना आरंभ किया था। किसने, तो मैथिली शरण गुप्त ने। और साकेत जो है वो एक महाकाव्य है जो कि 12 खंडों में बटा हुआ है और एक प्रसिद्ध काव्य है, तो इन्होंने लिखा था, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि साकेत की जो कथा है उसका मुख्य जो है स्तंभ किसके चरित्र के बीच घूमता है, तो लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के बीच, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध जो है वो उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र के बीच जुड़ा हुआ। यह मैथिली शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ काव्य है और इनकी कथा जो है वो साकेत मतलब अयोध्या जो है वो केंद्र मानकर लिखी गई है। और इस काव्य का जो प्रारंभ है अयोध्या के राजभवन में होने वाले लक्ष्मण उर्मिला के विनोद से होता है। यह विशद प्रबंध काव्य है और इसमें लक्ष्मण की पत्नी जो है वो उर्मिला की नायिका बनाकर उसको जो नायिका के रूप में रखा गया है, राम कथा कही गई है। साकेत रचना की जो मूल प्रेरणा है वो गुप्त जी को किससे मिली थी, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो एक लेख था, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, उससे मिली थी, जो कि सरस्वती में 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किस नाम से, तो भृंगभूषण भट्टाचार्य छंद नाम से हुई थी। तो भृंजभूषण भट्टाचार्य, ये नाम याद रखें, ये पूछा जाता है किस नाम से प्रकाशित हुई थी, तो वो भृंजभूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी के अपेक्षित नारी पात्र को निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है।
जो मैथिली शरण गुप्त है, इन्हें हिंदी में उनकी उपेक्षा की जाती थी, तो उसको किस पुस्तक में लिखा है? तो साकेत में लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग में संपूर्णतः प्रतिनिधित्व कवि कौन है? मतलब द्विवेदी युग है उसका सबसे प्रतिनिधित्व कवि कौन है, उसका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो वो मैथिली शरण गुप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने अपनी जो हिंदी साहित्य का इतिहास किताब है उसमें लिखा है कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो कालानुसरण की क्षमता, जो काल अनुसरण, कालों का जो अनुसरण करना, टाइम का अनुसरण करना, उनकी क्षमता है। अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों की ग्रहण करने चलने की जो उनकी शक्ति है, मतलब टाइम के साथ जो चीजें परिवर्तन होनी चाहिए उन सबको वो परिवर्तन करके चलते हैं। तो यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये किनका कहना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का करना है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के, हिंदी जो भाषी है वो जनता के प्रतिनिधि कवि जो है वो कौन है? तो ये कहा है कि हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त है। और ये कथन किनका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल है वो आपके सिलेबस में दिया गया है। भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की जो भावना जगी थी, वो उनका जो विकास किया, उसको किसने किया? तो वो मैथिली शरण गुप्त नहीं किया था। भारत भारती इनका जो रचना है उसका विकास ही है कि भारत भारती जैसी रचना है जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी, वो मैथिली शरण गुप्त ने की थी। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया था उसका पूरा आभास जो है वो पिछली रचनाओं में मिलता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह हो, अहिंसा हो, मनुष्यता हो, विश्व प्रेम हो, किसान हो, श्रमजीवियों हो, सबके प्रति प्रेम और सम्मान सबकी झलक हम पाते हैं किसमें? तो वो द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधित्व कवि जो है वो मैथिली शरण गुप्त में ये सब रचनाएं हम पाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा नहीं लिखी गई है? नई बात पे आपको ध्यान रखना है। तो रंग में भंग उनका ही है, भारत भारती उनका ही है, द्वापर भी उनका ही है, लेकिन वैदेही वनवास है ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। जो मैथिली शरण गुप्त है उनका जन्म 86 में हुआ था, मृत्यु 64 में हुआ था। ब्रज भाषा में वो किस नाम से शुरू में लिखते थे? तो रसिक केंद्र के नाम से। बंगाल भाषा में मधुप के नाम से लिखते थे। और महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि कहा था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें जयद्रथ वध हो जाएगा, किसान हो जाएगा, विकट भट्ट हो जाएगा, झंकार, साकेत, यशोधरा, साकेत 1931 और यशोधरा 1932 आपको याद रखना पड़ेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? राष्ट्र कवि की उपाधि तो मैथिली शरण गुप्त को मिली थी। और किसके द्वारा मिली थी? तो वो महात्मा गांधी के द्वारा इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई थी? विकट भट्ट या फिर किसान या फिर भारत भारती या फिर पंचवटी? तो 1912 ईस्वी में इनका एक जो रचना प्रकाशित हुआ था भारत भारती, जिसमें राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर इन्होंने लिखा था, राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति इन्होंने लिखा था, जिस कारण से महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहां से आंसर बन जाएगा। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास जो काव्य है उसका प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन जो हुआ था वो 1914 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा 1914 ईस्वी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? जो खड़ी बोली है उसकी प्रथम रचना किसे माना है? तो एकांतवासी योगी को माना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। एकांतवासी योगी को खड़ी जो बोली है उसका प्रथम जो काव्य है वो माना है, प्रथम रचना मानी है। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है? ये जो पंक्ति लिखी है कि यदि आप अधिकार को खोकर और बैठे रह जाते हैं, उसके लिए संघर्ष नहीं करते हैं, उसके लड़ाई नहीं लड़ते हैं आप, तो वो सबसे बड़ा दुष्कर्म है ये कहा जाता है। ये इसका संदर्भ उन्होंने क्या रखा है? तो इसका संदर्भ रखा है कि भारत है और इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड ने भारत के सारे अधिकारों को छीन लिया, फिर भी भारतीय चुपचाप बैठे हैं, फिर भी जो है वो भारतीय वो है चुपचाप बैठे हैं। तो यही उनको संकेत दे रहे हैं कि अधिकार खोकर यदि आप बैठ जाते हो तो ये सबसे बड़ा दुष्कर्म है, ये महादुष्कर्म है। ये अंग्रेजों को, जो भारतीय को जगाने का ये प्रयास कर रहे थे। तो ये जो रचना है वो किस पंक्ति में मिलेगी? तो जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। भारत भारती जो है वो इसमें इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर आप सही क्रम बताइए कि कौन सा जो है वो बुक है वो
कब प्रकाशित हुआ था? तो जो यहाँ से जो भारत भारती है वो कब प्रकाशित हुआ था? तो भारत भारती 1912 में, उसके बाद साकेत 1931 में, उसके बाद यशोधरा हो जाएगा, उसके बाद द्वापर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो प्रकाशन वर्ष सही है वो इसी तरह से आपको दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। इसको आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त संहार रचना जो है वो किसकी है? वृत्त संहार जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय प्रवास है, इसकी भाषा कौन सी है? किस भाषा में प्रिय प्रवास की रचना है वो मैथिली शरण गुप्त ने की है? तो ये खड़ी बोली में की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, खड़ी बोली में इसकी रचना की गई है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन जो है वो किस कृति में मिलते हैं? रहस्यवादी जो गीतों का संयोजन जो है वो मैथिली शरण गुप्त करते हैं, वो कौन सी रचना में इनकी जो गीत मिलती है? तो झंकार में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो झंकार इनकी रचना है उसमें इनकी रहस्यवादी जो रचनाएं हैं उनको मिलते हैं। मेरे चप्पल यौवन बाल, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये जो पंक्ति है इसके रचयिता कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग करते थे? उनका जो अधिकतर जो उनकी कविताएं मिलती है, उनकी रचनाएं मिलती है, उनमें वो कौन सा छंद का प्रयोग करते हुए मिलते हैं? तो छंद भी हमें सिलेबस में पढ़ना है। तो छंद के जो प्रकार है हरि गीतिका, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो अधिकतर उनका छंद प्रयोग करते हैं वो हरि गीतिका का ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युग निरूपण परिवर्तन कर दिया गया था। जो कौन सी रचना है उसमें जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है वो जो राधा कृष्ण है उसका युग परिवर्तन कर दिया था। तो इनकी जो रचना है वो क्या है? तो वो प्रिय प्रवास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, प्रिय प्रवास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त के गुरु का क्या नाम था? तो मैंने पहले ही बता दिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलासी के युद्ध का रचनाकार कौन है? तो ये एक बंगाली में लिखी गई कविता जो रचना थी, जिसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो मैथिली शरण गुप्त ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त जो मैथिली शरण गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदू दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय संस्कृति चेतना जगाने में अपनी असमांतर लोकप्रियता रखता है, मतलब सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जो कि जो रचना है जो कि हिंदूवादी दृष्टिकोण रखता है, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, तो ये कौन सी रचना है? तो ये भारत भारती है। मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की जो इन रचनाओं का जो कालक्रम आपको बनाना है, तो हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती और साकेत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साकेत की रचना द्वारा किसके चरित्र पर लगे लांछन को धोने का प्रयास किया गया था? तो जो चरित्र, किसके चरित्र पर जो लांछन लगा था उसको धोने का इन्होंने प्रयास किया था। तो कैकेयी जो है उनके चरित्र पे जो लांछन लगा था उसको धोने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। और साकेत जो है वो किस पे आधारित है, किस पे ये फोकस है? तो ये जो लक्ष्मण की पत्री है उर्मिला पे फोकस करके लिखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त जी को किस सम्मान से अलंकृत किया गया है? तो उन्हें राष्ट्र कवि कहा है महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किसने किया था? तो वो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लंबे दौर में राष्ट्रीय जागरण का स्वर को उजागर करने वाले सबसे अधिक जो मुखर कवि थे वो कौन थे? तो वो मैथिली शरण गुप्त ही थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार है वो मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उन्हें पुरस्कार मिला था, हिंदुस्तानी भारतीय जो अवार्ड मिला था, वो उन्हें कब मिला था? ये आपसे पूछा रहा है। तो ये उन्हें 1935 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा।
और ये जो उन्हें अवार्ड मिला था ये किसके लिए मिला था? तो ये साकेत के लिए ही मिला था। आपको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार था उन्हें साकेत के लिए मिला था 1935 ईस्वी में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद जो पुरस्कार है, मंगला प्रसाद जो पुरस्कार है ये किसके लिए मिला था? तो ये भी साकेत के लिए ही मिला था। और ये कब मिला था? जो मंगला प्रसाद पुरस्कार जो है 1952 ईस्वी में मिला था। और ये भी किसके लिए मिला था? तो ये भी साकेत के लिए ही मिला था, तो आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट पूछ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त का एक छोटा सा प्रबंध काव्य आपसे पूछ रहा है कि इनमें से एक छोटा प्रबंध काव्य कौन है? तो वो रंग में भंग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। रंग में भंग उनका एक छोटा प्रकाशन जो है वो किया था। जो गुप्त जी को साकेत के विषय में किससे प्रेरणा मिली थी? कौन जो थे उनसे ये प्रेरणा मिली थी? तो मैंने अभी बताया था कि इसका जो प्रेरणा मिली थी वो तो इनसे मिली थी जो भुजंग भूषण भट्टाचार्य हैं। ये मैंने पहले भी आपकी जो पिछली स्लाइड था उसमें बताया था कि भुजंग भूषण भट्टाचार्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुप्त जी को आदर से किस उपनाम से जाना जाता है? तो दत्ता नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये सबसे लास्ट सवाल है कि 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में गुप्त जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? उन्हें कौन सी उपाधि जो है वो दी गई थी? तो साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई थी। और ये कब दी गई थी? तो जो साहित्य वाचस्पति की उपाधि जो है वो साहित्य सम्मेलन में दी गई थी। ये 1946 ईस्वी में दी गई थी। ये लिखा हुआ भी यहाँ है, तो ये 1946 में दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 नंबर का जो क्रम है वो यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये वीडियो था जिसमें हमने मैथिली शरण गुप्त से संबंधित लगभग 62 या 65 सवाल इसमें हमने देखे हैं। तो जो कि PYQ है, या तो PYQ है, नहीं तो इनके पूछे जाने की संभावनाएं काफी बनती है। और जो क्वेश्चंस बन सकते थे उनको मैंने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है। इसके बाद भी आपको जो वीडियो है, वो वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने पूरी की पूरी जो इसका थ्योरी है उसकी चर्चा की है, वो वीडियो आपको देखना होगा। क्योंकि वही वीडियो जो है, ये जो वीडियो आपको दिख रहा है, ये इस वीडियो में आपकी सारी चीजें बताई गई हैं। इससे बाहर इनसे प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए। उसके बाद ये जो MCQ की सीरीज है इसको पूरा याद कर लीजिए, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। ये हमारा जो है वो कुछ सोशल मीडियाज़ के लिंक है, तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैं इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे पता चलता है कि हाँ, जो चीज़ें हैं वो आपको पसंद आ रही है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, उनको शेयर ज़रूर करें। जिससे जो व्यू है उसकी संख्याएँ बढ़ेगी। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, उस पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। बाकी जो इसका पार्ट 3 है वो जल्द से जल्द आएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।